हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों, इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग मतलब इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे सारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको केमिस्ट्री में तो बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव के मिलते ही हैं। तो पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं। पहला सवाल बोला गया, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है। ऑप्शन है Na2O, फिर CuO और फिर CaOH2 और HNO3। तो हम लोग को पहचानने के लिए आप ऐसे करेंगे कि पहले आपका H लगा रहेगा, ठीक है, और क्षारक के लिए लास्ट में OH लगा रहेगा। H प्लस आयन रहेगा और OH माइनस आयन रहेगा। इससे आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे अम्ल का बात बोला, कौन एक अम्ल है, तो HNO3 जो आपका नाइट्रिक अम्ल होगा, यही हो जाएगा आपका अम्ल। फिर दूसरा सवाल बोला गया, निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। अब भस्म का मतलब क्या होता है, क्षारक, ठीक है। तो बोला क्षारक यहाँ पर कौन नहीं है, तो KOH देखिए क्षारक है। AlOH3 ये भी क्षारक है। यहाँ O लगा है तो ये भी आपका, ये तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। तो जो लवण होता है, ठीक है, NaCl जो लवण है, सोडियम क्लोराइड, वही आपका एक लवण हो जाएगा, भस्म नहीं होगा। नेक्स्ट बोला गया, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है, यानी प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक हमेशा आप याद रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, क्योंकि इसका pH मान लगभग 14 होता है। फिर आगे देखेंगे पोटास एलम यानी फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिटकरी का, तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 3 इंटू 24H2O, ठीक है। जहाँ आपको बड़ा ऑप्शन मिलेगा आप ध्यान से उसको टिक कर लीजिएगा। K2SO4 यानी कि यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है प्लस Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट है, और 24 जो अणु है यहाँ पे जल का है, 24 अणु जो जल का है। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। फिर है अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। और आगे लिटमस जो है विलियन बैंगनी रंजक होता है, जो निम्न में किससे निकाला जाता है। तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन से निकाला जाता है जो यानी लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है लिटमस, और जो एक थेलोफाइटा समूह का एक ग्रुप होता है, थेलोफाइटा समूह में पाया जाता है, ठीक है। और वहीं पर आपको डोक नामक पेड़ जो मिलते हैं वही सब मिलते हैं। आगे कोई विलियन, मतलब कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलियन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। लाल को नीला कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पक्का क्या होगा, क्षारक होगा। और क्षारक अगर होगा तो 1 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 10 होगा, तो उसका पीएच जो होगा 10 होगा, ठीक है, क्योंकि क्षारक का 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर, तो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaSCO3। बेकिंग पाउडर का होता है, बेकिंग सोडा का NaCO3। तो अगला सवाल यहाँ पर बोला गया कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच काम करता है। तो ये हमारा शरीर जो है वो 7.0 से 7.8, मतलब 7 से 7.8 के बीच काम करता है हमारा शरीर। फिर आगे नीला थोथा यानी तूतिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो होता है कॉपर सल्फेट और इंटू में 5H2, यानी कि जल के 5 अणु होते हैं। कॉपर सल्फेट होता है और 5H2 होता है। फिर बोला गया चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी जो है ग्लूकोज का एक अंश होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। ग्लूकोज जैसे 6H12 और 6 हो जाएगा, लेकिन चीनी में क्या आएगा, C12H22 और ऑक्सीजन 11 होगा, C12H22, ठीक है, और O11 हो जाएगा आपका चीनी का। फिर आगे सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का हुआ Na2CO3 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र। नेक्स्ट है उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन जल का पीएच मान जो होता है 7, और बाकी अम्ल का बात किया जाए तो 7 से कम, और क्षारक का बात किया जाए तो 7 से अधिक। फिर आगे से दही दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। तो यह होता है किण्वन, ठीक है, किण्वन होता है, जिसका खोज लुई पास्चर ने किया था। आगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका H2SO4 होता है, और ये बैटरी के पानी वगैरह में पाया जाता है। फिर आगे है अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनता है उसी का बोल किया जा रहा है। आगे खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो CaCO3 ही होता है। नेक्स्ट है एक छात्र जांच परखने में किए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग उसको दिखेगा। तो अगर ऐसा बात है तो वो हरा दिखेगा, ठीक है, हरा कलर दिख सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विलयन का प्रयोग दीवार को
सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो वह CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है धोबिया सोडा यानी धोवन सोडा का क्या होता है, तो धोवन सोडा का आप देख लीजिएगा Na2CO3 होगा और इनटू में 10H2 होगा, यानी 10 अणु होंगे जल के। धोबिया सोडा का मतलब क्या है, धोवन सोडा, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, Na2CO3 10H2 हो गया। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और वहीं पर अगर थोड़ा सा बात किया जाए इसका जिप्सम का, तो हो गया यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात किया जाए तो सेम टू सेम होगा CaSO4, सिर्फ यहाँ पे हाफ H2O हो जाएगा, हाफ H2O। यहाँ पे डबल अगर बोलेंगे तो डबल अगर है तो जिप्सम का है, और अगर आधा है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। नेक्स्ट देखेंगे, बोला गया है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र, अभी तो हम लोग देखे अच्छा Na2CO3 10H2O धोने का सोडा, C नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे निम्नलिखित में से कौन लवण है, लवण यहाँ पर कौन है, तो लवण जो आपका हो जाएगा वो देखिए Cl तो लवण होगा नहीं, NOH क्षारक है, ये भी क्षारक है, बच गया K2SO4, यही आपका क्या होगा, लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो अभी हम लोग देखे थे C6H12O6। आगे संगमरमर, तो संगमरमर भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए CaCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, अभी हम लोग देखे थे। फिर आगे है अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण भी कहते हैं। फिर आगे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपका होगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। फिर आगे निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो ऑप्शन है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोप्थेलिन और इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक का बात किया जाए तो वो हल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो NaHCO3 यानी उसका सूत्र भी वही होता है, और एसिटिक अम्ल का, NaH एसिटिक अम्ल यानी सिरका में जो पाया जाता है, तो NaCO3 और एसिटिक अम्ल का होता है। फिर आगे तूतिया यानी हम लोग तो अभी देखे नीला थोथा का अनुसूत्र, तो CuSO4 इंटू 5H2O। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल की, कोई विलियन लाल को नीला करता है तो उसका pH कितना होगा, तो 10 होगा। फिर आगे है कि कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा, तो इस विलियन में जो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हो जाएगा। अगला सवाल है कि NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH का उसी विलियन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के कितने विलियन की जरूरत पड़ेगी। देखिए 10 ml था तो हमको लगा 8, तो 20 ml अगर बढ़ाया तो इसका भी डबल बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसलिए 16 ml यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का प्रयोग करते हैं, तो अपच का उपचार करने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं, और एंटासिड मतलब मिल्क ऑफ पेनिसिया, यानी कि आप तीनों का नाम ले सकते हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है, तो जल के साथ जब संयोजन होता है, यानी कि A नंबर, पानी के साथ जब संयोजन, जितना पानी उसमें मिलेगा उतना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कठोर होते चला जाता है। फिर आगे है इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो इमली में पाया जाने वाला टार्टरिक अम्ल होता है। आगे है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होता है, तो वो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण। फिर आगे है उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो उसका नाम है शुष्क बुझा हुआ चूर्ण। आप देखिए CaOH2 है प्लस Cl2, ये मिला, बाद में क्या बन जाएगा, CaOCl2 बनेगा, CaO यहाँ का निकल गया और Cl2 बना, बाद में H2O बन गया यहाँ पे। तो CaO2 जो आपका उत्पादक के रूप में है, यही उत्पाद आपका क्या है, तो विरंजक चूर्ण है। आगे है आगे यहाँ पर कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 यानी कि धोवन सोडा का, खाली उसमें 10H2O लग जाएगा, बाकी धोवन सोडा हो जाएगा। आगे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर हम लोग अगला सवाल देखेंगे, बोला गया है कि एक विलियन, ठीक है, एक विलियन लाल को नीला करता है, लाल पट को नीला करता है, इसका मतलब वो क्या होगा, तो उसका मतलब वो क्षारक होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक विलियन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, तब क्या होगा वो, तो वो अम्लीय होगा। फिर आगे बोला गया कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा, लाल नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप HCl इस पर डालेंगे हो जाएगा, क्योंकि ये भी अम्ल है। CH3COOH भी एक अम्ल है। हाँ,
आपको देखिए एच लगा रहेगा तो आप अम्ल बोलेंगे, ओ एच लगा रहेगा तो क्षारक बोलेंगे, और सी डबल ओ एच अगर लग रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, अम्ल होगा। ध्यान से आपको समझना है। HNO3 अम्ल होता है तो ये सब तो नीला हो जाएगा, मतलब लाल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन C6H12O6 आपका एक ग्लूकोज है, तो इसमें अगर डालेंगे तो यहाँ से लाल नहीं होगा। अगला सवाल देखेंगे, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, लाल नहीं हो जाएगा। तो नीला डालने के बाद लाल होगा, इसका मतलब कि अम्ल में डालेंगे तभी तो क्षारक लाल होगा। तो ये अम्ल है, यहाँ पे ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, तो इस सब में डालेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्षारक है NOH, इसलिए इसमें डालेंगे तो नहीं लाल होगा। ये तो नीला हो सकता है, लाल नहीं हो सकता। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, लिटमस या मिथाइल रेड। तो यहाँ पर आपका लिटमस हो जाएगा। फिर बोला प्राकृतिक सूचक यहाँ नहीं है, तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, प्याज भी प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, लेकिन मेथिल ऑरेंज जो आपका है यह आपका एक कृत्रिम सूचक है, रासायनिक सूचक है। नेक्स्ट है गंधीय सूचक। प्याज अपने गंध में परिवर्तन लाता है, किसकी उपस्थिति में, तो अम्ल की उपस्थिति में या क्षारक की उपस्थिति में, तो दोनों हो जाएगा क्योंकि गंधीय सूचक, ठीक है। प्याज जो है आपका एक गंधीय सूचक है। आगे दिए गए पदार्थों में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, लौंग, लिटमस, वेनिला या प्याज। तो यहाँ पे रंगीय सूचक के रूप में प्रयोग करता है, तो हम लोग लिटमस को प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिटमस ही तो ऐसा है जो रंग को बदल देता है। आगे गंधीय सूचक, तो गंधीय सूचक एक प्याज होगा, जो ऑल्फैक्टरी सूचक बोलते हैं, जो अंधों के लिए प्रयोग होता है। फिर आगे लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग का तेल, तो ये गंधीय सूचक है, लौंग का तेल भी एक गंधीय सूचक आता है। फिर है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो खट्टा दूध या दही, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का। अगला हल्दी कैसा सूचक है, तो हल्दी भी आपका एक प्राकृतिक सूचक आ जाएगा। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हम लोग अभी देखे थे कुछ देर पहले, H2SO4। अगला है कि जिंक और सोडियम क्लोराइड के बीच, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच की अभिक्रिया से बने लवण के विलयन का नाम क्या होता है। तो जिंक बोला है, ठीक है, Zn बोला है, और हमको बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पे ना सोडियम जिंकेट बनेगा, ठीक है, ZnNa हो जाएगा, ZnNa और प्लस में आपका H2O बन जाएगा, OH बन जाएगा, तो ये सोडियम जिंकेट बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 रहेगा। फिर बोला सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है सोडियम का, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, तो NaHCO3। फिर आगे चूना पत्थर का सूत्र, तो चूना पत्थर भी होगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आगे संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला चूने जल में CO2 गैस प्रवाहित करने से दूधिया रंग होने का कारण क्या होता है, तो चूना का जल होगा, ठीक है, उसमें CO2 गैस अगर हम लोग प्रवाहित करेंगे तो दूधिया रंग उसका हो जाएगा, किस वजह से, तो हो जाएगा CaCO3 वहाँ पर बनेगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। आगे बोला गया है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका नाम है, यानी कि CaOH2, ठीक है, CaOH2 यही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसी का नाम है चूना जल। फिर आगे किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी, वह गैस कौन सा है, तो वह गैस आपका जो है हाइड्रोजन होगा। जैसे जलती हुई संठी को बुझा देता है, तो गैस कौन सा होगा, तो CO2, ठीक है, CO2 जो होता है तो बुझाने वाला गैस होता है, इसलिए सिलेंडर में CO2 भरा रहता है हर जगह पे। आगे है कि सोडियम कार्बोनेट एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया का समीकरण यहाँ पर क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट बोला तो Na2CO3 लगाएंगे पहले, फिर तनु HCl है तो HCl लगाएंगे, और इसके साथ अभिक्रिया होगा तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, वहीं पर अधातु के ऑक्साइड का बात किया जाए तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अ से अधातु ऑक्साइड और मतलब कि अ से अधातु, तो बच गया आपका धातु, तो धातु क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। अ से अधातु और अ से अम्लीय है तो फिर यहाँ क्षारीय होगा। आगे है अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। फिर आगे धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल बनाते हैं, अतः धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय होंगे। देखिए क्या बोला गया, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है तो क्षारीय होगा। अगर बोल दिया जाए कि धातु ऑक्साइड क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तब क्या होता, तो अम्ल होता। फिर आगे अधातु ऑक्साइड, हाँ देखिए दिया हुआ है कि अधातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, तो अधातु ऑक्साइड क्या होंगे, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है, इसलिए अम्लीय हो जाएगा। फिर आगे सभी अम्लों में होता है क्या, तो सभी अम्लों में आपका हाइड्रोजन होगा, और सभी अम्ल विलयन में घुलकर क्या देता है, तो H+ आयन, और ये आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। फिर आगे क्षार जलीय विलयन में क्या घुल के देता है, तो OH- आयन देता है। नेक्स्ट है जल में घुलने वाले क्षारक को क्या बोलते हैं, तो जल में घुलनशील जो क्षारक होता है उसे क्षार कहा जाता है।
ऑप्शन है जल और अम्ल के बीच अभिक्रिया, जल और अम्ल के बीच जो है अभिक्रिया होती है कब, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी। तो दोनों होती है, जल और अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होगी उसमें कहीं ऊष्मा निकलेगा, कहीं ऊष्मा का ह्रास होगा। आगे आयन की सांद्रता में प्रतीक आयतन में कमी होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे तनुकरण कहते हैं। आयन की सांद्रता में प्रतीक आयतन में कमी होने की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं, तो वह तनुकरण कहलाता है। फिर अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया का सही समीकरण क्या है, तो अम्ल एक ले लेते हैं हम लोग HCl और प्लस NaOH ले लेते हैं, और यहाँ से बनेगा NaCl प्लस H2O, क्योंकि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होने से लवण प्लस क्या बनते हैं, तो जल बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे है अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या होते हैं, तो अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले प्रबल हैं, और कम संख्या में H प्लस आयन देने वाले क्या है, तो दुर्बल अम्ल है। वहीं पर अगर अधिक संख्या में अगर OH माइनस आयन मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रबल क्षारक है, और वहीं पर अगर कम संख्या में OH माइनस आयन मिल रहा है तो वो दुर्बल क्षारक हो सकता है। फिर ऑप्शन है कि प्रबल अम्ल यहाँ पर कौन है, तो प्रबल अम्ल जो होगा वो प्रबल अम्ल जो होगा H2SO4 HCl और HNO3, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रबल अम्ल, क्योंकि सारे प्रबल अम्ल हैं। फिर है दुर्बल अम्ल, यहाँ पर कौन है, तो दुर्बल अम्ल जो है HCl है, H2SO4 HNO3 है कि CH3COOH, तो CH3COOH आपका यहाँ पर क्या है, दुर्बल अम्ल है। फिर आगे देखेंगे अधिक संख्या में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक क्या होते हैं, तो प्रबल क्षारक, और प्रबल क्षारक यहाँ पर कौन होगा, तो प्रबल क्षारक का बात अगर किया जाए तो वो NaOH होगा। वहीं पर दुर्बल क्षारक का अगर बात किया जाए तो दुर्बल क्षारक आपका हो जाएगा CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो अम्ल जो है कोई भी अम्ल अगर ले लें और धातु ले लें, ठीक है, और वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब कि हाँ अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। फिर आगे कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या होते हैं, तो कम संख्या में H प्लस आयन देने वाले क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। फिर आगे है कम संख्या में OH माइनस आयन देने वाले भी क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। नेक्स्ट बोला गया है pH क्या है, तो pH यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ये, ठीक है, और इसका खोज जो किया था pH स्केल का वो किया था SPL सोरेनसन ने, और यहाँ पर 1909 ईस्वी में किया था। और ये क्या है, किसी भी विलयन की क्षारीयता अम्लीयता को बताता है। तो pH क्या होता है, तो कृत्रिम सूचक या प्राकृतिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक, तो pH आपका है सार्वत्रिक सूचक, मतलब सभी का ये सूचक होता है। फिर आगे pH स्केल का परास क्या होता है, तो 0 से 14 होता है pH स्केल का परास। नेक्स्ट है 1 विलियन का pH मान 5 है, वह विलियन क्या होगा, तो 5 है इसका मतलब वो क्या होगा, अम्ल होगा। फिर 1 विलियन के pH का मान 7 है, तो 7 अगर होगा तो पक्का वो उदासीन होगा, और 1 pH का मान जो है वो 7 से अधिक है। ठीक है, pH का मान 7 से अधिक है। आप देख लीजिए यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, ऐसा अगर कोई इमेज दे रहा है तो ये बता रहा है कि 7 से अधिक इधर है, इधर है, ठीक है, 7 से अधिक इधर है, तो 7 से अधिक इधर है, तो इसका मतलब वो क्षारीय होगा। फिर आगे पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10 और 14 इन पदार्थों में कौन अम्ल है, तो अम्ल कौन होगा, 2 वाला होगा। ठीक है, 2 यानी कि ए आपका अम्ल होगा, बाकी B तो आपका उदासीन हो जाएगा, और C और D आपका क्या होगा, क्षारक होगा। फिर नेक्स्ट बोला गया ABCD का pH मान 2, 7, 2, 2, 4, 7, 14, यह पदार्थ में कौन क्षारक है, तो 2 और 4 वाला यानी कि A और B तो अम्ल हो जाएगा, C आपका उदासीन होगा, D जो होगा यहाँ पर D जो हो जाएगा वो क्या होगा, क्षारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। फिर आगे देखिए pH बोला है, pH बोला इधर, pH मतलब 7 के आसपास है, ठीक है, pH जो है वो pH बड़ा है 7 से, ऐसा ही कुछ है कि pH, हाँ pH से बड़ा 7 है, ठीक है, तो क्या होगा, अम्लीय होगा, वो आपका अम्लीय होगा। नेक्स्ट है अम्लीय pH का अम्लीय pH का अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो अम्लीय pH का मान 7 से कम होता है, 7 से कम। नेक्स्ट है कोई विलयन नीले एटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका अम्ल। ठीक है, नीला को लाल कर रहा है तो अम्ल होगा, तो 11 है, 8 है, 7 है कि 2 है, तो 2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बोला है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का pH मान लगभग आपका 5 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 6 हो गया, ये 6 तो होगा नहीं, 6.4 बनेगा, 5 पॉइंट के आसपास कुछ होता है। फिर एक विलियन ए का pH मान 8, बी का pH मान 10, इसमें से अधिक क्षारीय विलयन कौन होगा, तो अधिक क्षारीय विलयन यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि इसका pH मान 10 है। फिर आगे 1 विलियन एक्स का pH मान 1 है और वाई का pH मान 5 है, तो अधिक अम्लीय कौन होगा, तो pH 1 होगा, यानी कि एक्स हो जाएगा, एक्स जो होगा अधिक विलयन होगा, ये अधिक अम्लीय होगा। फिर 1 विलियन लाल को नीला करता है, तो उस विलयन का pH मान कितना होता है, तो 10 होगा यहाँ पे। फिर शुद्ध दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाता है तो pH मान क्या होगा, तो 6 से क्या होगा, कम हो जाएगा दही बनने के बाद, क्योंकि दही के बनने के बाद वो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, इसलिए 6 से कम होगा। फिर 1 विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करता है, यह विलियन होगा, 1 विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से
अभिक्रिया करके वो CO2 उत्पन्न करता है तो वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक होगा। फिर आगे बोला गया कि कोई विलयन कोई विलयन अंडे के पेशी का अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को भी दूधिया करता है, तो इस विलयन में क्या होगा, यहाँ भी आपका HCl हो जाएगा। फिर आगे है कि अपच के लिए, अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वो एंटासिड होगा। फिर आगे है पेट में गैस हो जाने पर आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, तो नींबू का रस या सिरका या धोन सोडा का विलयन या बेकिंग सोडा का विलयन। तो हम लोग यूज करेंगे बेकिंग सोडा का विलयन, क्योंकि पेट में जो गैस बनेगा वो अम्लीय टाइप का होगा, उसमें क्षारक जो होगा वही काम कर सकता है। फिर जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, तो अभी हम लोग देखे थे जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं। फिर आगे है बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दुर्बल क्षारक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे मनुष्य के शरीर का pH कितना होता है, तो 7 से 7.8 के बीच मनुष्य के शरीर का होता है। आगे है हमारे उदर में यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो वो बनता है HCl, और हम लोग 3 लीटर जो है डेली निकालते हैं। फिर आगे पेट की छोटी आंत में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है, तो वो 1.4 के आसपास होता है। फिर आगे दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है, तो इसे इनामेल कहते हैं, जो सबसे कठोर होता है। आगे दांत का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का pH मान क्या हो जाता है, तो मुंह का pH मान 5.5 से अगर कम हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि दांत का क्षय, दंत अस्थि क्षय प्रारंभ हो जाएगा। फिर आगे अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होगा। 5.6 से जैसे ही कम होगा हम लोग समझ जाएंगे वो जो वर्षा हो रही है वो अम्ल वर्षा है। आगे है लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो लाल चींटी के डंक में मेथनाइक अम्ल पाया जाता है। फिर है मधुमक्खी के डंक मारने से डंक स्थान पर क्या रगड़ना चाहिए, तो दुर्बल क्षारक रगड़ना चाहिए, दुर्बल क्षारक। फिर है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा का बात किया जाए तो सिट्रिक अम्ल, खट्टे फल जितने भी होंगे मैक्सिमम उसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाएंगे। आगे इमली में, तो इमली में क्या होगा, टार्टरिक अम्ल होगा। फिर टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल होगा, साइट्रिक या सिट्रिक जो भी है। फिर खट्टा दूध में जो लैक्टिक अम्ल होगा। टार्टरिक अम्ल का स्रोत क्या होगा, तो टार्टरिक अम्ल का तो इमली होता है। फिर सिट्रिक अम्ल का स्रोत यहाँ पर क्या होगा, तो नींबू संतरा या दोनों, तो नींबू और संतरा दोनों हो जाएगा। फिर ऑक्जेलिक अम्ल का, तो ऑक्जेलिक अम्ल का टमाटर होता है। लैक्टिक अम्ल का क्या होगा, तो दही या खट्टा दूध हो जाएगा। फिर आगे है मधुमक्खी के डंक में तो मेथनाइक अम्ल पाया जाता है। फिर आगे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो NaCl होगा। फिर आगे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का लवण का सोडियम क्लोराइड लवण का जलीय विलयन क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है एक उदासीन होता है। फिर आगे लवण है इसलिए उदासीन। फिर आगे समुद्री जल से प्राप्त लवण क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड जो नमक यानी। आगे है क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या बनता है, क्लोरीन और क्षार बनता है, क्लोरीन और क्षार। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात किया गया है तो NaOH, जहां आप देखेंगे वहीं मारिए टिक। आगे है क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो क्लोर क्षार प्रक्रम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है। आगे क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ पर होता है, तो जल की स्वच्छता में, रोगाणुनाशक में, या स्विमिंग पूल में, या सभी में। तो क्लोरीन गैस का प्रयोग जो होगा इनमें से सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षार का उपयोग कहाँ पर होता है, तो क्षार का उपयोग साबुन और अपमार्जक में होता है, साबुन और अपमार्जक में। नेक्स्ट है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो उसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, CaOH2। आगे है बुझा हुआ चूना और क्लोरीन अभिक्रिया करने से क्या बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है। फिर है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है इसका वास्तविक नाम। फिर आगे है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। नेक्स्ट कपड़ों के विरंजन में किसका प्रयोग होता है, तो विरंजक चूर्ण का, कपड़ों को साफ करने में विरंजक चूर्ण का। आगे कागज के रंगों को उड़ाने में भी किसका प्रयोग होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है रासायनिक उद्योग में उपचायक रूप में, मतलब रासायनिक उद्योग जहाँ होगा वहाँ उपचायक रूप में यानी कि जैसे हम लोग शरीर में उपचायक रूप में एंटासिड का प्रयोग करते हैं, उसी तरह उद्योग में उपचायक रूप में कौन आएगा, तो उपचायक के रूप में आएगा वहाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना निम्न में किससे अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो क्लोरीन के साथ। आगे विरंजक चूर्ण का समीकरण क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बनने का समीकरण, तो यहाँ पे CaOH2 लेना पड़ेगा, कहे कि वो बुझा हुआ चूना है, तो CaOH2 प्लस क्लोरीन गैस लेंगे और यहाँ से बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O, यही आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH2 होता है। नेक्स्ट है खड़िया यानी संगमरमर का क्या है, तो CaCO3 है। फिर है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या, विरंजक चूर्ण। फिर विरंजक चूर्ण के निर्माण में टेम्परेचर कितना रहता है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, आगे बोला गया दिया गया उत्पाद में X क्या है, X यहाँ पर क्या है,
तो CaOH2 प्लस Cl2 और X है यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो आप देखिए CaOH2 है प्लस Cl2 भी है, तो X का नाम आपका क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का बाजारू नाम क्या होता है, तो खाने वाला सोडा या मीठा सोडा दोनों हो जाएगा बाजारू नाम। आगे बेकिंग सोडा यानी का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि NaHCO3 होता है इसका सूत्र, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। आगे है NaHCO3 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं। आगे है बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का जलीय विलयन यहाँ पर क्षारीय होगा। आगे है बेकिंग सोडा को गर्म करने से क्या मिलता है, तो बेकिंग सोडा को गर्म जब करेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड, तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। आगे है कि NaCO3। आगे है बेकिंग पाउडर को जल में मिलाने से या गर्म करने से कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फिर है शरीर की अम्लता दूर करने में हम लोग उपयोग किसका करते हैं, तो बेकिंग सोडा का यानी NaCO3 का। आगे दुर्बल असंक्षारक यहाँ पर कौन है, तो NaCO3 होगा। फिर आगे बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा का और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का। आगे केक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। फिर सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी हो जाएगा बेकिंग सोडा का। फिर अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो NaCO3 का प्रयोग करते हैं। फिर आगे है सोडा अम्ल अग्निशामक में NaCO3 के साथ किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। फिर आगे बेकिंग सोडा के pH का विलयन कितना होगा, तो 7 से अधिक होगा इसका, चूंकि ये क्षारक है। फिर धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धोने के सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर आगे इसका सूत्र क्या होता है धोने का सोडा का, तो Na2CO3 10H2 होता है, Na2CO3 10H2। आगे कठोर जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट के किस यौगिक का उपयोग होता है, तो Na2CO3 का होता है। नेक्स्ट है जिप्सम का क्या होता है, तो जिप्सम का डबल मार देंगे CaSO4 × 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग आधा कर देंगे, यानी CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। आगे अस्पताल में टूटी हड्डी के प्लास्टर के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण यहाँ पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला है तो CaSO4 × ½ H2O प्लस 3/2 H2O बराबर CaSO4 × 2H2O बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया होगा तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका जिप्सम। फिर आगे है अम्ल और क्षारक क्या परिभाषा, ये तो आसान सवाल। फिर हाँ यहाँ देखिए आप, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल और अंगूर में मौलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। अंगूर जब जैसे सेब हो जाएगा, सेब में भी आपका क्या होगा, मौलिक अम्ल होगा, ठीक है। फल में आपका मौलिक अम्ल आ जाएगा या तो फिर सिट्रिक आ सकता है खट्टा फल में। आगे है लाल चीते के रंग में तो मेथनाइक अम्ल पाया जाता है। फिर यहाँ बोला गया है कि लैक्टिक अम्ल का यहाँ स्रोत क्या है, तो लैक्टिक अम्ल का दूध है, टार्टरिक अम्ल का इमली है, मेथनाइक अम्ल का चींटी का डंक है। फिर टार्टरिक अम्ल का क्या इमली है, सिट्रिक अम्ल का संतरा है और ऑक्जेलिक अम्ल का टमाटर है। फिर आगे आते हैं लवण वाले चैप्टर में, तो निम्न में सामान्य नाम किसका है, तो CaOCl2 किसका नाम है, तो ये विरंजक चूर्ण का नाम होता है। NaCl का नाम साधारण नमक है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है CaSO4 × ½ H2O। फिर आगे देखेंगे बोला गया है कि रासायनिक सूत्र लिखें, तो बिना बुझा हुआ चूना इसका क्या हो जाएगा CaO, और बुझा हुआ चूना का क्या हो जाएगा CaOH2। फिर बोला सोडा क्षार तो Na2CO3 होगा, और नीला थोथा का क्या होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा बोलते हैं। आगे धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है, तो Na2CO3 × 10H2O। फिर है जिप्सम का तो CaSO4 × 2H2O होगा। फिर है विरंजक चूर्ण का तो CaOCl2। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो CaSO4 × ½ H2O। फिर आगे मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा का तो NaCO3 और साधारण नमक का NaCl। यहाँ से आपका 1 नंबर जरूर बनेगा। फिर है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र, तो सूत्र क्या हो जाएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaOCl2 और नाम का बात किया जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। फिर आगे है कौन सा यौगिक क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो यह बुझा हुआ चूना यानी CaOH2 होगा। आगे है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण कीटाणुनाशक पदार्थ है, इसलिए उसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं।
फिर अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और NaHCO3 इसका ये फॉर्मूला होता है। आगे बेकिंग सोडा की प्रकृति, तो बेकिंग सोडा की प्रकृति यहाँ पर क्षारीय होगी। तो इस प्रकार हम लोग आज डिस्कस किए हैं पूरा चैप्टर 2 को, जो अम्ल, क्षारक और लवण। यहाँ से जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे सारा आपको करा दिया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में।